ये पहली दफा है अब तक कि कोई चैनल जो है वो वहां तक पहुंचा है, उस स्पॉट को जो है वो आपको दिखा रहे हैं हम कि जहां पर ये गाड़ी जलाई गई और वजह क्या थी कि इस जगह का इंतखाब किया अरमगान ने। वैसे लगता नहीं है कि यहाँ से कोई गाड़ी अंदर जानी मुमकिन होगी, लेकिन क्योंकि उसको वो गाड़ी जलानी ही थी तो वो यहाँ से वो गाड़ी लेके गया। इस तरह करके गाड़ी के कुछ पार्ट्स अभी भी जो है वो यहाँ पे बिखरे पड़े हैं कि वो यहाँ आए थे नाश्ता करने। ये जो ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई चीज़ अंदर से फटी भी है, क्या इसने कोई ऐसी चीज़ भी अंदर डाली होगी? नहीं सर, वो तो हम नहीं कह सकते, लिहाजा लग तो ऐसी है। ताकत और पैसे के नशे में चूर अरमगान से तफ्तीश करना भी पुलिस के लिए एक बड़ा चैलेंज है। मुस्तफा को गाड़ी समेत जलाने के लिए बलूचिस्तान के इलाके धुरेजी का इंतखाब उसने क्यों किया? क्या वो पहले वहां जा चुका है? गाड़ी जलाने के बाद होटल पर खाना खाना और उसके बाद किराए की गाड़ी में सवार होकर वापस कराची में अपनी रिहाइशगाह पहुंचना, ये बयानात अरमगान के कितने सच्चे हैं ये जानने के लिए हमने बलूचिस्तान का रुख करने का फैसला किया है और उन रास्तों से हम गुजरेंगे जहां से अरमगान वो गाड़ी लेकर बलूचिस्तान गया था। तो चलते हैं, सफर का आगाज करते हैं। इस केस के मुतालिक बहुत अहम चीजों से हम पर्दा उठाएंगे। हमने वैसे अपने सफर का आगाज जो है वो मंगोपीर से किया है। अरमगान ने 6 जनवरी को जब मुस्तफा को लोहे की रॉड से तशद्दुद किया था अपने घर में डिफेंस में, तो उसके बाद वो बोर्ड बेसन से माड़ीपुर रोड और फिर वहां से मुख्तलिफ इलाकों से होता हुआ मंगोपीर ही पहुंचा था और उसके बाद उसने नॉर्दर्न बाईपास से जो है वो होते हुए वो दूसरे सूबे यानी कि सिंध से बलूचिस्तान में दाखिल हुआ था। लेकिन हैरत की बात यह है कि उसकी गाड़ी पे नंबर प्लेट नहीं थी, उसके शीशे जो है वो टिंटेड थे, लेकिन उसके बावजूद अरमगान को किसी ने नहीं रोका। तो यही तमाम तर चीज़ें हम आज देखेंगे कि क्या अब कोई सिक्योरिटी जो है वो बढ़ाई गई है या अभी भी वही हाल है। तो ये तमाम तर चीज़ों का भी जायज़ा हम लेंगे। हम दोपहर में ये सफ़र तय कर रहे हैं और दोपहर में इतना सन्नाटा है यहाँ पे। तो जब अरमगान ने रात में ये सफ़र तय किया होगा तो पता नहीं क्या हूँ का आलम होगा यहाँ पे। वैसे ही यहाँ पे हमें कोई स्ट्रीट लाइट्स नहीं दिख रही कि सड़कों पर हर थोड़ी देर बाद स्ट्रीट लाइट्स हो, कोई पोल्स हो तो रोशनी हो, ऐसा भी कुछ नहीं है। बहुत सन्नाटे से वो गुजरा है। उसने जानबूझ के इस जगह का इंतखाब किया कि उसको कोई ऐसी पुलिस चौकी या फिर कोई पुलिस की कोई रुकावट ना मिले। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो इस सड़क पर ट्रैवल करता होगा। अच्छा जनाब, ये पुलिस चेक पोस्ट जरूर आई है जो कि थाना मंगोपीर की है। ये हमारे साथ जो है वो नॉर्दर्न बाईपास यहाँ से शुरू हो रहा है। अगर इसे सिंध की आखिरी चौकी करार दिया जाए तो भी गलत ना होगा, लेकिन हम यहाँ पहुँचकर सिर्फ अफसोस ही कर रहे थे कि इस चौकी पर भी ताला था। पुलिस स्टेशन आया हमारे सीधे हाथ पे, लेकिन कोई स्नैप चेकिंग वगैरह जो है वो यहाँ पे बस गुजर रहा है सब सड़क से। बलूचिस्तान की हदूद में हम दाखिल हो गए हैं। सिंध से हमने बलूचिस्तान पहुंच गए हम, लेकिन किसी ने रोका नहीं, कुछ पूछा नहीं। बलूचिस्तान आप ये देख रहे हैं पेट्रोल पंप्स जो है वो आना शुरू हो गए, ईरानी डीजल और पेट्रोल के बड़ी तादाद में। बलूचिस्तान में हम दाखिल हो चुके हैं और कोई पूछ नहीं रहा कि गाड़ी में क्या है, खुद कहाँ जा रहे हैं। इतना कुछ होने के बाद भी, इतना बड़ा एक केस रिपोर्ट हो गया, इसके बावजूद भी किसी ने कुछ नहीं पूछा। हर तरफ वीराना है, यहाँ पे कोई आबादी नहीं है, बिल्कुल सन्नाटा है। मतलब हमने कई किलोमीटर गाड़ी चला ली, कोई दिखा नहीं हमें सड़क पे। तकरीबन कराची से 125 किलोमीटर गाड़ी चलाने के बाद धुरेजी का इलाका आ गया। अब हम उस स्पॉट पर पहुंच चुके हैं जहां पर अरमगान ने मुस्तफा को गाड़ी समेत आग लगाई। एक बोर्ड यहाँ पे लगा हुआ है लुंधानी का, ये मकाम है। आप ये देखिए, यहाँ से आपको कुछ नजर नहीं आएगा, आपको लगेगा नहीं कि इस पहाड़ी के पीछे कुछ भी हो, तो आपको नजर नहीं आएगा क्योंकि एक बड़ी पहाड़ी है। शायद ये ना नजर आ रहा हो अभी वैसे विजुअल्स में, लेकिन ये एक बड़ी पहाड़ी है। ये पहली दफा है अब तक कि कोई चैनल जो है वो वहां तक पहुंचा है। उस स्पॉट को जो है वो आपको दिखा रहे हैं हम कि जहां पर ये गाड़ी जलाई गई और वजह क्या थी कि इस जगह का इंतखाब किया अरमगान ने। वो वजह ये है कि आप ये देखिए, यहाँ से कुछ नजर ही नहीं आ रहा है, ये पहाड़ है और उसके पीछे इसने गाड़ी जलाई है। कुछ नजर नहीं आ रहा है वहां पे कि अगर उस जगह पे कुछ होता भी है तो मतलब चाहे शोला भी बुलंद हो, तो ये पहाड़ इतना बड़ा है
कि नज़र नहीं आएगा कि वहाँ पे किसी गाड़ी में आग भी लगी है। फिर वीराना है पूरा, कोई गाड़ी आपको यहाँ से गुजरती हुई नजर नहीं आ रही। सोचें जब रात का वक्त होगा तो और सन्नाटा होगा, हम तो दिन की रोशनी में आए और ये सड़क से कितने हटके से जगह तलाश किया आप ये देखें। अब मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ और दिखाता हूँ कि कितना ज़्यादा मुश्किल है कि किसी गाड़ी को आप ज़्यादा अंदर तक लेके जाएं। हम खुद जो है वो गाड़ी को हमने यहीं सड़क पे जो है वो पार्क कर दिया है किनारे पे। अब हम पैदल जाएंगे आगे की जानिब और आपको वो जगह दिखाऊंगा कि वहां तक पहुंचना कितना मुश्किल है। और ये बड़ा दुश्वार गुजार रास्ता है। मेरे कैमरामैन साकिब अगर आपको दिखाएं कि देखें, साकिब ये दिखाइएगा रास्ता कितना पतला है यहाँ से। वैसे लगता नहीं है कि यहाँ से कोई गाड़ी अंदर जानी मुमकिन होगी, लेकिन क्योंकि उसको वो गाड़ी जलानी ही थी तो वो यहाँ से वो गाड़ी लेके गया। हम आगे की जानिब जो है वो चलते हैं। देखें जी, अभी तक कुछ नजर नहीं आ रहा, दोनों तरफ झाड़ियां हैं, दोनों तरफ झाड़ियां हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब वो जब टाइम होगा, जब यहाँ पे वो आया होगा तो अंधेरा भी बहुत होगा। ये आप देखें, यहाँ पे चलना भी मुश्किल है, यहाँ पे चलना भी मुश्किल है। इसकी वजह ये है कि आप ये देखें बहुत रेत है। ये वो मकाम है जहाँ पे से गाड़ी को जलाया है। ये देखें जी, ये अभी भी कुछ बाक़यात गाड़ी की हमें नज़र आ रही हैं। ये टायर्स के वो जो रिंग्स होते हैं अंदर, जो उसमें लोहा लगा हुआ होता है, वो हैं। या आप देखें मुख्तलिफ छोटे छोटे हिस्से हैं जो गाड़ी के होते हैं और बॉडी के। देखें जैसे ये भी कुछ है, इस तरह करके गाड़ी के कुछ पार्ट्स अभी भी जो है वो यहाँ पे बिखरे पड़े। इस मकाम को और जो है वो वैसे शवाहिद तो इकट्ठे किए गए होंगे, लेकिन और तसल्ली से भी देखा जा सकता था। शायद वो केन भी यहाँ से आसपास से जो है वो मिल जाता, जिसमें पेट्रोल लेकर जो है वो आया था और पेट्रोल उसने जो है वो इस गाड़ी पे छिड़का, मुस्तफा पे छिड़का और फिर उसको जो है वो आग लगाई है। ये पूरा मकाम है, बिल्कुल जंगल है। मतलब आप ये देखें, आसपास कुछ भी नहीं है। मेरे कैमरामैन साकिब अगर आपको दिखाएं, चारों तरफ पहाड़ हैं हमारे और जंगल है। इस मकाम का जो है वो इसने इंतखाब इसलिए किया। वो जो ये बोलता है कि जी गूगल पे मैंने हंटिंग पॉइंट लिख कर सर्च किया नियरेस्ट और वो ये जगह आई तो मैं यहाँ आ गया, लेकिन तफ्तीश में उससे ये भी बोला है कि जी मैं इस जगह पर पहले भी आया हूँ यहाँ पर शिकार करने के लिए। तो अभी चीज़ें जो है वो थोड़ी सी, मुलजिम जो है वो अपने बयानात मुसलसल बदल रहा है। तो हमने कहा आपको हम ये मकाम जो है वो दिखाएं कि देखें जी गाड़ी की चीज़ें अब भी जो है वो यहाँ पे बिखरी पड़ी हैं जो उसने गाड़ी जलाई है। हम तकरीबन स्पॉट से जहाँ पर ये गाड़ी जलाई गई है उससे तकरीबन 20 किलोमीटर का फासला तय करके थाने आए हैं, दुरेजी थाने। उसके बाद जो है ये गाड़ी मुस्तफ़ा की जो है वो इस वक्त खड़ी हुई है। इसी की डिग्गी में मुस्तफ़ा को डालकर अरमगान और शिराज ने जो है वो पूरी गाड़ी पर पेट्रोल छिड़क कर जो है वो इसको आग लगा दी थी। इस वक्त सिकंदर साहब दुरेजी थाने से हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात भी करते हैं। ये वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं, खैरियत से हैं आप? अच्छा, कैसे निशानदेही हुई थी आप लोगों को गाड़ी की वहाँ पर और फिर यहाँ कब लाए? सर हमें तकरीबन जैसे इतला मिला ये लेनाली मोड़ पे कि ऐसा कोई मसला हुआ। यहाँ से हमारी तकरीबन जवान काफ़ी गए, वहाँ जाके इन लोगों ने देखा कि ये मसला है। गाड़ी वहाँ से खींच के बाहर जब रोड पे ले आया, डिग्गी खोला कि इसमें डेड बॉडी थी। तो मुतल्लिक़ अफसरों को इतला किया गया, डेड बॉडी को ईडी के नवर किया गया और गाड़ी को रेस्क्यू करके यहाँ तक ले आया। अच्छा, अब इस गाड़ी को कह रहे हैं कि कराची मुंतकिल होगी क्योंकि केस वहाँ चलेगा, यहाँ वाला केस जो है वो ख़त्म कर रहे हैं। सर ये तो मैं नहीं कह सकता, है तो केस पुलिस प्रॉपर्टी केस है। जब अगर उधर ये बुलवाएंगे तो ले जा सकते हैं सर, हमारे बाला अफसर जो कहेंगे उसके मुताबिक ये होगा। अच्छा, वैसे क्या गाड़ी बिल्कुल जल चुकी थी? मतलब कोई एक निशानी भी ऐसी नहीं थी कि इसकी शनाख्त हो पाती कि किसकी गाड़ी है? नहीं सर, बिल्कुल। मतलब उस वक्त कोशिश की गई कि यार किसी तरह पता चल जाए कि ये गाड़ी किसकी है? बिल्कुल सर, कोशिश तो की गई। सिकंदर साहब, अगर हमें आप डिग्गी दिखा सकें खोल के, तो ताकि हम ये देखें कि इस डिग्गी में जो है वो उन्होंने मुस्तफ़ा को जो है वो डाला है ज़ख्मी हालत में, और उसके बाद जब इसमें पेट्रोल छिड़का है और इसको आग लगाई है, और ख़ास तौर पर फ्यूल टैंक भी इसके नीचे ही होता है। तो ये एक तरह से ये बिल्कुल भट्टी की तरह जो है वो ये तब गई होगी ये पीछे वाली जगह। तभी मौका नहीं मिला कि मुस्तफ़ा जो है वो निकल कर बाहर भाग सके।
एक तो वो बहुत ज़ख्मी था, उसके घुटनों पे कहते हैं कि जी जो अरमगान ने और शिराज ने अपनी इन्वेस्टिगेशन में खुद बताया कि लोहे की रॉड से उसके घुटनों पे वार किए गए थे, उसके हाथों पे वार किए गए थे, सर पे मारा गया था उसके वो लोहे का रॉड। तो वो वैसे ही जो है वो नीम बेहोशी की हालत में था, तो उठ के भाग नहीं सका। गाड़ी का कोई हिस्सा ऐसा नहीं है कि आप ये देखें जो सलामत हो, जो जला ना हो। छत को देख के ऐसा लगता है कि बाकायदा कोई फटी है कोई चीज़, जैसे कोई धमाका हुआ है कि बाकायदा छत जो है वो उड़ी हुई है। सिकंदर साहब, आपका तजर्बा क्या कहता है? कुछ ऐसा लगता नहीं है? बिल्कुल सर, ज़्यादा लग तो ऐसे ही रहा है। जी देखिए, बड़ी मुख्तलिफ जो है वो ये एक तो कार्रवाई की है अरमगान की जानिब से कि ना सिर्फ एक शख्स को गाड़ी समेत जला दिया गया, बल्कि शवाहिद ऐसे भी हैं कि जी क्या कुछ गाड़ी के अंदर पेट्रोल के अलावा भी कोई ऐसी चीज़ डाली गई जो कि फटी है, जिसकी वजह से गाड़ी की ये हालत हुई कि उसकी छत जो है वो बाकायदा अलग हुई हुई है। आप ये देखें कि वो उठी हुई है दोनों जानिब से, तो ऐसा लगता है कि अंदर से कोई प्रेशर या इम्पैक्ट क्रिएट हुआ है जिसकी वजह से ये छत जो है वो दोनों जानिब से खुल गई है। तो क्या कोई ऐसी अब हम ये नहीं कह सकते कि वो बारूदी मवाद है, हम ये नहीं कह सकते कि वो क्या चीज़ है, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा लगता है कि कोई चीज़ ऐसी अंदर ब्लास्ट हुई है जिसकी वजह से ये छतें जो है वो उड़ गई हैं। आप ये देखें, इस गाड़ी की छत दोनों जानिब से जो है वो हटी हुई है। कराची से तकरीबन 125 किलोमीटर दूर हम दोरेजी के मकाम पर हैं। ये वो मकाम है जहाँ पर गाड़ी जलाने के बाद अरमगान और शिराज दोनों जो है वो तकरीबन 15 से 20 किलोमीटर लगता है कि वो उस जगह से इस होटल तक का रास्ता ये पैदल चलते हुए, जो इन्होंने अपनी इंटरोगेशन में बताया है कि ये पैदल चलते हुए सुबह तकरीबन इनको यहाँ पे 6 बज गई थी और फिर वो यहाँ पर आए हैं और इन्होंने होटल पर फिर नाश्ता किया है। लेकिन हैरत अंगेज बात यह है कि जनाब उनके हुलिये यहाँ पर रहने वाले लोगों से काफ़ी हद तक तब्दील हैं, तो उनका यहाँ पर लोगों को याद होना चाहिए था उनका यहाँ पर आना। लेकिन यहाँ पर मेरी बहुत सारे लोगों से बात हुई है, वो कह रहे हैं हमने तो उनको देखा ही। अब ये या उनके बयानात झूठे हैं या बयानात में कुछ रद्दो बदल है या कुछ छुपाने की कोशिश की जा रही है, ये चीज़ें जो है वो देखनी होंगी। ज़रा होटल के मुलाजमीन से भी हम बात करते हैं कि वो थे भी यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? खैरियत से हैं? तबीयत ठीक है आपकी? अच्छा ये बताइएगा भाई, यहाँ पर 6 जनवरी को अरमगान और शिराज जो बड़ा मशहूर केस हुआ हुआ है कराची का, कहते हैं जी वो यहाँ आए थे नाश्ता करने। इस बात से अच्छा, उसमें ना इन्वेस्टिगेशन में शिराज जो है वो ये बोलता है कि एक वेटर ने तो निशानदेही की थी कि भाई तुम्हारे पिस्टल लगी हुई है अरमगान के, तो क्या कोई खतरा है? कौन था वो वेटर? था कोई यहाँ पे? मतलब आप लोगों ने ऐसा नहीं देखा ना सुना? तो देखें जी, ये एक बड़ा अजीब सा मामला है। इस वक्त ये चीज़ें बड़ी अजीब होती जा रही हैं। जो अरमगान है और शिराज है, जो गिरफ्तार मुल्जिमान है, वो ये कहते हैं कि जी उन्होंने इस होटल पर आकर नाश्ता किया है, लेकिन यहाँ पर काम करने वाले लोगों को उस जैसे हुलिये वाले अफराद जो है वो याद ही नहीं। तो चीज़ों में कुछ जो है ना, ये चीज़ें मशकूक होती जा रही हैं। इसकी तफ्तीश अब दुरुस्त अंदाज में होना लाजमी है। तो अब हम वापस कराची की जानिब जा रहे हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि हम कराची की हुदूद से बाहर निकले, यानी कि हम सिंध की हुदूद से बाहर निकले और फिर बलूचिस्तान में दाखिल हो गए और उस मकाम तक पहुंच गए जहां पर अरगमान ने गाड़ी समेत मुस्तफा को जलाया था। वहां से अब हम वापस आ रहे हैं, लेकिन रास्ते में किसी ने हमें रोक के पूछा नहीं, ना हमारी गाड़ी की तलाशी ली गई, ना हमसे ये पूछा गया कि हम कहाँ जा रहे हैं, किस तरफ जा रहे हैं। तो बड़े अफसोस की बात है कि इतना कुछ इस सड़क पर होने के बावजूद भी यहाँ पे इदारे जो है वो इतने ज्यादा एक्टिव हमें नजर नहीं आए कि कम से कम कोई चेक पोस्ट ही बना दी जाती, कुछ एहलकारों को ड्यूटी पर ही तैनात कर दिया जाता। तो ऐसा कुछ नहीं है, सड़कें बिल्कुल वीरान हैं, कोई भी शख्स जो है वो कहीं पर आ जा सकता है और कुछ भी लेकर आ जा सकता है और कोई कार्रवाई जो है वो नहीं की जा रही, कोई रोका नहीं जा रहा। तो इस बात पे मुझे बड़ा अफसोस हुआ। साथ ही साथ कुछ तफ्तीश के हवाले से मैंने कहा कुछ अहम पॉइंट्स आए थे, वो आप तक मैं शेयर करता चलूँ कि साल 2019 के बाद से अरमगान ने मंशियात का काम छोड़ दिया था और वो यूजर जरूर था मंशियात का, लेकिन आगे बेच नहीं रहा था। उसके बाद से वो स्कैमिंग के काम में आ गया था, डिजिटल स्कैमिंग के काम में, और उसी लिए उसने अपना एक घर पे कॉल सेंटर कायम कर दिया था। माजी में उसके कॉल सेंटर पे एक रेड भी कंडक्ट हुई थी जिसमें कुछ इदारे या आप ये समझे कि पुलिस की कुछ काली भेड़े मुलविस हैं जिन्होंने बाकायदा उससे पैसे और रिश्वत भी लिए। तो अभी उस
मामले पर भी तहकीकात की जा रही है कि वो कौन एहलकार थे जो इससे पैसे लेके गए, और इसी चीजों से तंग आकर, क्योंकि वो ये सोच रहा था कि मुसलसल मुझे रिश्वत देनी पड़ रही है तो क्यों ना इसको कहीं और शिफ्ट कर लिया जाए, तो अरमगान इस बारे में भी सोच रहा था और जगहें देख रहा था कि कहाँ इस कॉल सेंटर को मूव किया जा सकता है, चाहे वो कराची से बाहर क्यों ना हो। तो अभी इस केस की तफ्तीश चल रही है, लेकिन साल 2017 से जो ये इंटरनेशनल ड्रग डीलर्स के एक चेन का हिस्सा बना था, बाकायदा ऑनलाइन जो है डार्क वेब्स के जरिए मंशियात मंगाता था, तो साल 2019 में जब इसकी गिरफ्तारी हो गई कस्टम में, उसके बाद से इसने सिलसिला रोक दिया था और उसके बाद ये इलीगल कॉल सेंटर के चलाने के धंधे में आ गया था।